आज से करीब आधी सदी पहले उत्तराखंड के कुछ गांव इतने समृद्ध हुआ करते थे कि उन्हें छोटा विलायत और मिनी यूरोप तक कहा जाता था। इन गांवों की संपन्नता ऐसी थी कि ये सिर्फ उत्तराखंड के ही नहीं बल्कि पूरे भारत के सबसे अमीर गांवों में शामिल थे। इस समृद्धि का मूल कारण था भारत और तिब्बत के बीच होने वाला वो व्यापार जिस पर इन गांव वालों का एकाधिकार होता था। स्थानीय लोग बताते हैं कि गर्ब्यांग गांव में रहने वाले खेम्बू नाम के एक व्यक्ति ने तो उस जमाने में कलकत्ता जाकर पानी का जहाज तक खरीद लिया था। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि तिब्बत व्यापार के चलते इन लोगों की समृद्धि कितनी व्यापक रही होगी। लेकिन 1960 के दशक में हुए भारत चीन युद्ध के चलते ये व्यापार बंद हो गया और इसके साथ ही इन तमाम गांवों का स्वर्णिम दौर भी ढलने लगा। 90 के दशक में ये व्यापार एक बार फिर से शुरू तो हुआ, लेकिन पहले जैसी समृद्धि कभी लौट न सकी। फिर कुछ मार आपदाओं की भी पड़ी और कभी छोटा विलायत कहा जाने वाला गर्ब्यांग गांव द सिंकिंग विलेज बन गया। लेकिन पूरे भूटांतिक क्षेत्र ने वैभव और ऐश्वर्य का जो स्वर्णिम दौर देखा है, उसकी छाप आज भी समाज में देखी जा सकती है। कैसे होता था तिब्बत व्यापार, इनमें किन किन वस्तुओं का बोलबाला हुआ करता था, किस दौर में ये व्यापार अपने चरम पर पहुंचा और कैसे इसने दो संस्कृतियों को सदियों तक जोड़े रखा, जानेंगे इन तमाम सवालों के जवाब। नमस्कार, मेरा नाम है वैष्णवी भट्ट और आप देख रहे हैं 12 मासा का खास कार्यक्रम डांडी कांटे। भारत तिब्बत व्यापार सही मायनों में भूटिया तिब्बत व्यापार हुआ करता था, क्योंकि भूटिया लोगों का ही इस पर एकाधिकार था और एक तरह से यही समुदाय भारत का प्रतिनिधि हुआ करता था। भोटिया यानी भोट के निवासी। भोट शब्द तिब्बत के बोध शब्द से निकला है। बद्रीदत्त पांडे अपनी किताब कुमाऊं का इतिहास में लिखते हैं कि तिब्बत का स्थानीय नाम बोध है, जिसके मायने हैं बौद्धों का देश। भारत में यही बोध शब्द भोट में परिवर्तित हुआ। तब तिब्बत से दक्षिण की ओर का इलाका भोट प्रांत कहलाया और यहाँ के निवासी भूटिया। आज जिन लोगों को सामूहिक रूप से भूटिया कहा जाता है, असल में वे अलग अलग समुदाय से हैं, जैसे शौका, रंग, मारछा, तोलछा और जाट। इनमें कुछ उपजातियां भी शामिल हैं। यही भूटिया लोग तिब्बत के निवासियों से व्यापार करते थे, जिन्हें वे हुणिया कहते थे, और उनके देश को हुण देश। भूटिया लोग भारत से अनाज, गुड़, बर्तन और कई अन्य स्थानीय उपज अपनी बकरियों पर लादकर ऊंचे हिमालयी दर्रों को पार करते हुए तिब्बत तक पहुंचते और लौटते हुए वहां से सुहागा, ऊन, सोना, चंवर-पूंछ, कीमती पत्थर और नमक आदि लेकर आते, जिसकी मांग भारतीय इलाकों में जबरदस्त होती थी। तिब्बत में व्यापार की कई मंडियां होती थी, जैसे चकरा, शिवचीलम, ख्युंग, लिंग, कुलिंग, थुलिंग, नावरा, लामा, छोरिंग आदि। लेकिन मुख्य मंडियों में गरतोक, यानिमा और तकलाकोट को ही गिना जाता था। इन मंडियों तक पहुंचने के लिए कई कठिन दर्रों को पार करना होता था। जोहार के भूटिया लोग अक्सर 17,500 फीट ऊंचे उंताधुर्रा दर्रे को पार करते हुए तिब्बत पहुंचते थे, जबकि दारमा के भूटिये 18,500 फीट ऊंचे नेओ, 16,789 फीट ऊंचे लिपुलेख और 18,500 फीट ऊंचे लिम्पुया लेक को पार करते हुए तिब्बत में दाखिल होते थे। यानिमा मंडी को एक रास्ता लिम्पुया लेक से जाता था, जो बहुत ही दुर्गम था। इन दर्रों से यात्रा करना इतना कठिन था कि कई बार चट्टानों के गिरने से लोगों की जान भी चली जाती थी। प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ रास्ते में डाकुओं द्वारा लूट लिए जाने की घटनाएं भी बहुत होती थी। व्यापारिक वस्तुओं को जानवरों के सामान ढोने की क्षमता के हिसाब से बड़े और छोटे चमड़े के बोरों में रखा जाता था, जिसे फाचा कहते थे। एक भेड़ तकरीबन 8 सेर वजन ले जाती थी, जबकि एक जुब्बू, जो तिब्बती याक जैसा होता था, तकरीबन 2 मण वजन ले जाता था। कौन व्यापारी कितना समृद्ध है, इस बात का अंदाज़ा उसके जानवरों के झुंड से चलता था। मुरादाबाद के हिंदू कॉलेज में इतिहास की प्रोफेसर भारती बिष्ट अपने एक शोध पत्र में लिखती हैं कि 13,100 फीट की ऊंचाई पर स्थित तकलाकोट मंडी को सबसे नज़दीक और सबसे सुरक्षित माना जाता था। इस मंडी में औसतन 25 लाख रुपए तक का व्यापार होता था। हालांकि सदियों तक ये पूरा व्यापार बार्टर में होता रहा, यानी वस्तु विनिमय के सिद्धांत पर चलता था। इसमें किसी मुद्रा का नहीं बल्कि वस्तुओं का ही आदान प्रदान किया जाता था। जोहारी भूटिया अमूमन यानिमा मंडी जाते थे, जो कि तिब्बती घोड़ों, खच्चरों, सुहागा, ऊन और चाय इत्यादि के लेन देन के लिए जानी जाती थी। दारमा के भूटिया व्यापारी जून से दिसंबर तक तकलाकोट में व्यापार करते थे। इनके अलावा पश्चिमी तिब्बत में दार्चिन, छपरंग, ताबा, शिवचिलम, ख्यामलिंग और मिसार आदि महत्वपूर्ण व्यापारिक हाट थे। सरकारी तौर पर व्यापारिक मेले की व्यवस्था गरतोक हाट में की जाती थी, लेकिन इस हाट में सोना, चांदी और अन्य कीमती पत्थरों का व्यापार होता था, जो कि चोरों और ठगों के डर के कारण सीमित ही रहता था।
तिब्बत से व्यापार के लिए साल में 2 यात्राएं होती थी। पहली जुलाई में शुरू होती थी और दूसरी सितंबर में। क्योंकि भारत से तिब्बत को निर्यात होने वाली वस्तुओं में ज़्यादातर अनाज ही होता था, इसीलिए ये यात्राएं फसल कटने के बाद ही शुरू की जाती थी। कुमाऊं का इतिहास में जिक्र मिलता है कि हर साल यात्रा शुरू होने से पहले यानी जून महीने में तिब्बती राजा के प्रतिनिधि भूटिया क्षेत्र में आया करते थे और 3 सवाल पूछा करते थे। 1. क्या इस इलाके में कोई महामारी या बीमारी तो नहीं फैली है? 2. भूटिया क्षेत्र में किसी बाहरी आक्रमण की संभावना तो नहीं है? और 3. सकाल है या अकाल, यानी फसल अच्छी हुई है या नहीं? भूटिया लोगों को इन 3 सवालों का सही जवाब देना होता था। अगर किसी ने दगाबाजी की तो उसे दंडित किया जाता था। इन 3 सवालों का संतोषजनक जवाब मिलने के बाद ही भारत से तिब्बत को जाने वाले व्यापारिक मार्ग खोले जाते थे। इस व्यापार की कई दिलचस्प शर्तें और नियम कानून भी होते थे, जिनका विस्तृत ब्यौरा भारतीय बिस्ट ने अपने रिसर्च पेपर में दर्ज किया है। इनमें सबसे पहले होता था सरसू मुलछू। ये कोई साधारण हाथ मिलाना नहीं था, बल्कि दोस्ती और विश्वास का ऐसा अनुबंध था जिसने सदियों तक इस व्यापार को सुरक्षित रखा। इस प्रथा के अनुसार भूटिया व्यापारी अपने तिब्बती व्यापारियों के साथ जार यानी स्थानीय शराब को सोने या चांदी से छुआकर साथ में बैठकर पीते थे। लेन देन से पहले दोस्ती की निशानी के रूप में ये शराब पीनी ही होती थी। सरसों मूलछों के बाद व्यापार का प्रतिज्ञा पत्र भरा जाता था, जिसे गमग्या कहते थे। इसमें व्यापार का लेखा जोखा होता था। दोनों तरफ के लोग इस पर हस्ताक्षर करते थे और फिर थचिया यानी मोहर लगाते थे, जो सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि विश्वास पर लगती थी। ये एक प्रकार से लकड़ी, रबड़ या धातु की मोहर होती थी, जिनमें व्यापारी के हस्ताक्षर या उसका व्यापार चिन्ह खुदा रहता था। भूटिया जाति में थचिया को सर्वोच्च मान्यता प्राप्त थी। भूटिया व्यापारी जब भी तिब्बत के लिए निकलते थे तो सबसे पहले अपने सामान पर थचिया लगा देते थे, ताकि ये सिद्ध हो जाए कि वे ही उसके मालिक हैं। इन नियम कायदों के साथ ही कुछ धार्मिक रस्में भी व्यापार का अभिन्न हिस्सा हुआ करती थी। इनके बारे में इतिहासकार बद्रीदत्त पांडे ने लिखा है कि ऐसी ही एक रस्म थी कुंडाखार। इनमें व्यापारी अपने पास कुछ धार्मिक किताब रखते थे और अपने हाथ में देवी या देवताओं की मूर्ति को गुदवा लेते थे। व्यापार के लेन देन के समय इन धार्मिक किताबों और देवी देवताओं की कसम खाई जाती थी। व्यापारिक चालबाजी से बचने का भी एक तरीका था, जिसे सिंगशात कहते थे। इसमें किसी लकड़ी या पत्थर के टुकड़ों को प्रतिज्ञा का साक्ष्य बनाते हुए बीच से तोड़ा जाता था और फिर दोनों व्यापारी इसका एक एक टुकड़ा अपने पास रख लेते थे। ये टुकड़ा दोनों के बीच विश्वास का प्रतीक होता। माना जाता है कि विश्वास और दोस्ती का ये संबंध मानसरोवर का पानी सूखने तक यानी हमेशा हमेशा के लिए बना रहेगा। अगर कभी किसी व्यापारी पर शक होता तो दोनों टुकड़ों को मिलाकर परख लिया जाता। व्यापार में किसी भी तरीके का धोखा करने वाले को उस लकड़ी या पत्थर के टुकड़ों के बराबर सोना देना पड़ता था। एक दिलचस्प परंपरा पुगेर की भी थी। भूटिया व्यापारी अपने माल पर पुगेर लगाते थे, जिसका मतलब था कि तिब्बती व्यापारी को अच्छे सामान के साथ साथ कुछ अन्य सामान भी खरीदना होगा। मसलन अगर उन्हें अच्छी फसल खरीदनी है तो साथ में कुछ ऐसी फसल भी लेनी होगी जिसकी मांग बहुत ज़्यादा नहीं और जिसकी बिक्री कुछ मुश्किल हो। व्यापार में शामिल भूटिया लोगों पर कई तरीके के टैक्स भी लगाए जाते थे, जिनकी दरें भारत और तिब्बत में अलग अलग होती थी। भारत में लगने वाले टैक्स की तुलना में तिब्बत का टैक्स कई ज़्यादा होता था। अलग अलग दरों से तिब्बत में दाखिल होने पर 6.25 आना प्रति व्यक्ति की दर से टैक्स लगता था, जिसे लाथाल कहते थे। दूसरा टैक्स था गोथाल, जिसके तहत इतनी ही धनराशि तिब्बत के अधिकारियों को देनी होती थी। ये टैक्स सामान के रूप में भी दिया जा सकता था। भूटिया व्यापारी जो सामान तिब्बत से ले जाते थे, उनमें से सभी वस्तुओं पर टैक्स नहीं था, जैसे अनाज, तंबाकू, कपड़ा, चीनी, गुड़ और सूखे मेवों पर टैक्स था, लेकिन कीमती पत्थरों पर कोई टैक्स नहीं देना होता था। विभिन्न वस्तुओं पर लगने वाले इस टैक्स को चुथाल कहा जाता था और यह सामान के कुल मूल्य का 10% होता था। इसके अलावा तिब्बती शासक कई तरीके के अन्य टैक्स भी वसूलते थे, जैसे छाटेल जो व्यापार का टैक्स होता था, लुकटेल जो भेड़ों पर लगने वाला टैक्स था, पाथाल यानी भूटिया व्यापारियों द्वारा तिब्बत के सूरज की ताप लेने वाला टैक्स, टापटेल यानी चूहे पर लगने वाला टैक्स आदि। भूटिया व्यापारियों को तिब्बत में अनाज के रूप में भी भेंट देनी पड़ती थी, जिसे नैका कहते थे। भूटांतिक व्यापारी ये सारे टैक्स देने के लिए मजबूर थे, लेकिन इसके बाद भी उन्हें व्यापार में अच्छा मुनाफा होता था, क्योंकि तिब्बत से लाए गए सामान की मांग भारत में बहुत ज़्यादा थी।
कत्यूरी राजाओं के शासन में भारत तिब्बत व्यापार में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। उस समय भूटिया लोग जो चीज़ें तिब्बत से खरीद कर लाते थे उनमें सोना, जवाहरात, जड़ी बूटी, कस्तूरी, गुगल और चंवरपूछ आदि प्रमुख थे। कत्यूरियों के बाद ये व्यापार कुछ धीमा हुआ, लेकिन 17वीं सदी में चंद राजाओं के शासन के दौरान बाज बहादुर चंद ने इस व्यापार को बढ़ावा दिया। उन्होंने अपने शासनकाल में प्रशासन को अधिक न्यायप्रिय और शांति बनाए रखने के लिए जोहार को भी अपने राज्य में मिला लिया और तिब्बत की ओर जाने वाले दर्रों की उचित देखभाल की। बद्रीदत्त पांडे कुमाऊं का इतिहास में लिखते हैं कि चंद राजा बाज बहादुर चंद धार्मिक विचारों के भी पक्के थे। मानसरोवर और कैलाश के यात्रियों से लामाओं की अत्याचारपूर्ण कहानियों को सुनकर वे दुखी होते थे। उन्होंने भोट के रास्ते तिब्बत पर भी चढ़ाई की और साल 1670 में तकलाखाल के किले को छीन लिया। कहा जाता है कि उसमें जो दरार राजा की सेना ने की थी उसे आज भी देखा जा सकता है। राजा ने कैलाश के दर्रों का अधिकार हूणियों से छीनकर अपने हाथों में ले लिया था। भोटिया लोग जो दस्तूरी तिब्बतियों को देते थे वो भी बंद कर दी गई। लेकिन जब तिब्बतियों ने ये मान लिया कि वे भविष्य में धर्म और रास्ते के बारे में किसी भी प्रकार का झगड़ा नहीं करेंगे, तब उसे जारी रहने दिया। 5 गांवों की मालगुजारी से मानसरोवर जाने वाले यात्रियों के लिए भोजन, कपड़े और रहने की व्यवस्था भी बनाई गई। भोटिया व्यापारी जब तिब्बत से लौटकर आते थे तो वहां से लाए गए सामान की भारतीय इलाकों में भारी मांग होती थी। कुमाऊं के कई इलाकों में तब व्यापारी मेलों का भी आयोजन किया जाता था, जिनमें भोटिया लोग तिब्बत से लाया गया माल बेचकर अच्छा मुनाफा कमाते थे। जौलजीबी का व्यापारिक मेला इनमें से प्रमुख था, जो नवंबर के तीसरे हफ्ते में मार्गशीर्ष संक्रांति से लगता था। इसमें कच्ची ऊन से बनी वस्तुएं, सुहागा, कस्तूरी, शहद, चमड़ा और तिब्बती घोड़े तक बेचे जाते थे। इस मेले में कई बार तिब्बती व्यापारी खुद भी आते थे। कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, अमृतसर और कानपुर जैसे शहरों से भी व्यापारी इस मेले में आया करते थे। ऐसा ही एक मेला बागेश्वर में सरयू और गोमती के संगम पर भी लगता था। जनवरी में मकर संक्रांति के मौके पर यह मेला लगता था, जो 5 दिनों तक चलता था। जौलजीबी मेले में जो भी सामान बच जाता उसे इस मेले में बेचा जाता। इस मेले में जोहारी भोटिया बड़ी संख्या में आते थे। दानपुर के लोग यहाँ चटाइयाँ और टोकरियाँ आदि लाते थे, तो अल्मोड़ा के शहरी व्यापारी कारखानों की बनी हुई चीज़ें जैसे कपड़ा, छाता, बर्तन, तेल, चीनी, गुड़, साबुन, दर्पण, बटन इत्यादि लेकर पहुँचते थे। बागेश्वर मेला होने के बाद भूटांत्रिक व्यापारी तराई भाबर के बाजारों का चक्कर लगाने जाते थे और वहां से लौटकर थल के मेले में शामिल होते, जो अप्रैल महीने में होता था। इसके बाद फिर से तिब्बत जाने की तैयारी शुरू हो जाती थी। सामान खरीदने और बेचने के अलावा ये साल भर के हिसाब किताब का भी मेला होता था। इसमें भूटांत्रिक व्यापारी यहाँ अपने पहाड़ी दोस्तों का हिसाब किताब चुकाते और सरकारी माल गुजारी भी यहीं चुकाई जाती। थल के मेले के पूरा होते ही फिर से तिब्बत की व्यापार यात्रा शुरू हो जाती थी। बीच में 1-2 हफ्तों का जो समय मिलता था उसमें सामान ढोने वाले जानवरों को बुग्यालों में घास चरने के लिए छोड़ दिया जाता था। अंग्रेजों के शासन में भी तिब्बत व्यापार खूब फला फूला, बल्कि इस दौर में सीमांत क्षेत्रों में सड़क निर्माण होने से व्यापार में आसानी भी हुई, जिससे इसमें अच्छी तेजी आई। अंग्रेज प्रशासकों ने शुरुआत से ही व्यापार से संबंधित इस क्षेत्र को और यहाँ के निवासियों की भूमिका को अच्छे से समझ लिया था। इसलिए उन्होंने इस पूरे क्षेत्र की सारी जानकारी को इकट्ठा करने के लिए पंडित नैन सिंह रावत, विशन सिंह और मणिकम्पासी जैसे तेज तर्रार अन्वेषकों को नियुक्त किया, जिन्होंने अपने भौगोलिक सर्वेक्षण से तिब्बत से व्यापार के लिए नए व्यापारिक मार्ग खोजे और विश्व मानचित्र पर पहली बार तिब्बत का नक्शा बन सका। पूरे एशिया की पीठ को अपने पैरों से नापने वाले पंडित नैन सिंह रावत पर बारामासा ने एक विस्तृत प्रोग्राम भी किया है, जिसे आप अपने डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। तिब्बत व्यापार ने भूटिया समाज को और उनके बेहद दुर्गम भूगोल को सदियों तक समृद्धि दी, लेकिन 1962 में हुए भारत चीन के युद्ध ने एक ही झटके में इन सदियों पुराने व्यापार पर पूर्ण विराम लगा दिया। अचानक से ही व्यापार बंद हो जाने से इस समुदाय को भारी नुकसान उठाना पड़ा। कई व्यापारियों का लाखों का सामान तिब्बत में ही रह गया और दशकों तक व्यापार न खुलने के चलते वो कभी उसे भी वापस नहीं ले सके। एक पूरा समुदाय जो पीढ़ियों से इस व्यापार में लगा हुआ था और जिसने कभी किसी अन्य व्यवसाय की तरफ शायद ही देखा था, उसका पूरा व्यवसाय खत्म हो गया। हालांकि बेहद कर्मठ इस समुदाय ने एक बार फिर से खुद को मजबूत किया और आज़ाद भारत की प्रशासनिक सेवाओं में एक से बढ़कर एक नाम दर्ज करवाए। साल 1967 में भूटिया समुदाय को जनजातीय दर्जा दिया गया, जिसके बाद तत्कालीन उत्तर प्रदेश की सरकार में इस कठिन भूगोल से निकलकर कई लोग बड़े पदों पर पहुंचे।
1990 के दशक में ये व्यापार एक बार फिर से शुरू तो हुआ, लेकिन तब तक 3 दशक बीत चुके थे और कभी इस व्यापार में शामिल रहे लोग नए विकल्प तलाश चुके थे। भारत तिब्बत व्यापार के कई निशान आज भी लोगों को आकर्षित करते हैं, जिनमें उत्तरकाशी जिले की गरतांग गली का पुल भी एक है। उत्तरकाशी जिले का सेलकू उत्सव भी इस व्यापार की गवाही आज भी देता है। सेलकू का मतलब होता है सोएगा कौन। इस उत्सव का इतिहास भी भारत तिब्बत व्यापार से जुड़ा हुआ है। गंगा घाटी की संस्कृति एवं सभ्यता पर पुस्तक लिख चुके इतिहासकार उमा रमण सेमवाल के अनुसार साल 1962 के भारत चीन युद्ध से पहले गंगा घाटी तिब्बत और भारत के बीच व्यापार का केंद्र हुआ करती थी। तब 15 अप्रैल से लेकर 15 सितंबर तक यह व्यापार चलता था। इसकी समाप्ति पर ही सेलकू उत्सव मनाया जाता था। उन्हीं यादों को जिंदा रखने के लिए ये सिलसिला आज भी जारी है। इस त्योहार का स्वरूप दिवाली जैसा होता है, जिसमें कई तरीके के पकवान बनाए जाते हैं और चीड़ या देवदार के लकड़ियों के छिल्लों से बना भैलो खेला जाता है। इस व्यापार ने न केवल भूटिया और हूणिया समाज की दोस्ती को मजबूत किया, बल्कि कुमाऊं के पहाड़ी समाज को तिब्बती सभ्यता के करीब ले आया। इस व्यापारिक यात्रा ने हिमालय की बर्फीली चोटियों को एक ऐसे पुल के रूप में बदल दिया जो सदियों तक दोनों सभ्यताओं को जोड़ता रहा। ये संबंध आज भी उन कहानियों, रीति रिवाजों और स्मृतियों में जीवित है जो इन व्यापारिक मार्गों पर गढ़ी गई थी। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और 12 मासा की पेड मेंबरशिप या सुपर थैंक्स का बटन दबाकर हमारा सहयोग करें, ताकि हम लाते रहें पहाड़ से जुड़ी हर जिज्ञासा की खुराक 12 मासा।